सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, ये टॉपिक है रीराइट यूजिंग एज सुन एज, रीराइट यूजिंग नो सूनर दैन, रीराइट यूजिंग हार्डली व्हेन एंड रीराइट यूजिंग स्कार्सली व्हेन। अब जैसे कि कल हम लोगों ने जो 4 टॉपिक्स देखे थे, चारों टॉपिक्स थे रीराइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ, एंड। और ये चारों टॉपिक का एक साथ सीखने का कारण ये था कि चारों टॉपिक में ना एक चीज़ कॉमन थी कि जो सेंटेंस आपको दिया जाने वाला था उस सेंटेंस में 2 चीज़ें आपको दी गई होती है। ये हम लोगों ने कल के टॉपिक में देखा था। अब आज हम ये जो 4 टॉपिक एक साथ देख रहे हैं, रीराइट यूजिंग एज सुन एज, रीराइट यूजिंग नो सूनर दैन, रीराइट यूजिंग हार्डली व्हेन, रीराइट यूजिंग स्कार्सली व्हेन, ये भी चारों एक साथ सीखने का कारण ये है कि इन चारों में भी कोई तो भी एक चीज़ है जो कॉमन होती है। तो वो चीज़ कौन सी, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चारों टॉपिक्स के हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, चलो। रीराइट यूजिंग एज सून एज। दूसरा, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। तीसरा, रीराइट यूजिंग हार्डली व्हेन। और चौथा, रीराइट यूजिंग स्कार्सली व्हेन। ये 4 टॉपिक्स है, ठीक है, जिन पर हमको आज हमारा क्लास लेना है। ठीक है, सबसे पहले चारों के आप नाम लिख लो। तो देखो, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये चारों टॉपिक्स हम लोग एक साथ क्यों देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एज सुन एज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, मतलब इसमें 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ की हैपनिंग पर दूसरी चीज़ की हैपनिंग डिपेंड करती है। मतलब ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। जैसे ही मैंने ये पेन अपनी जेब में रखा, ठीक है, एज सुन एज आई केप्ट दिस पेन इन माई पॉकेट, ठीक है, इट स्लिप्ड डाउन। ऐसा समझ लो मेरा जेब यहां से फटा हुआ है, ये पेन गिर गया। ठीक है, जैसे ही मैंने ये पेन मेरे जेब में रखा, अगर मेरा जेब फटा हुआ है तो ये पेन यहां से गिर जाएगा। मैं क्या कहूँगा, जैसे ही ये पेन मैंने मेरे पॉकेट में रखा, ये पेन यहां से गिर गया। अब देखो, पहली हैपनिंग क्या है, मैंने इस पेन को अपने जेब में, अपने पॉकेट में रखा। दूसरी हैपनिंग, पेन नीचे गिर गया। अब देखो, पहली हैपनिंग जो है पेन को जेब में रखने की, उस पर डिपेंड किया दूसरी हैपनिंग, ठीक है, पेन के नीचे गिरने की। अगर मैं ये पेन मेरे पॉकेट में रखता नहीं तो क्या ये पेन नीचे गिरता, बताओ। मैं ये पेन अगर पॉकेट में ही नहीं रखता तो नीचे नहीं गिरता ना। तो वैसे ही एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही। और देखो, इसमें एज सुन एज कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है। इससे आपने समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है एज सुन एज, और ये पूरा का पूरा एक साथ आता है। देखो, यहां पर ऐसे ब्लैंक नहीं दिख रहे, ठीक है, ऐसे डैश नहीं दिख रहे, एक साथ है। तो एज सुन एज सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है और पूरा का पूरा एक साथ आता है। इतना आपको समझ में आया? ओके, अब देखो दूसरा, नो सूनर दैन। नो सूनर दैन, इसका भी मतलब यही होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही। लेकिन यहां देखो, नो सूनर और दैन जो है ये अलग अलग आते हैं सेंटेंस में। देखो, दोनों के बीच में डैश है, मतलब दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं। तो देखो, जब हम किसी भी सेंटेंस को
एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेन या स्कार्सली वेन लगाकर रीराइट करते हैं, वापस से लिखते हैं, तो दिए गए सेंटेंस के ना दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दिए गए सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। आप जब एज सुन एज यूज करते हो तो आपको एज सुन एज यूज करना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब पहले पार्ट के पहले, ठीक है। लेकिन जब आप नो सूनर यूज करते हो, नो सूनर आपको यूज करना है सबसे पहले, ठीक है, जहां आपने एज सुन एज यूज किया वहां पर, और देन आता है दोनों सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के दोनों पार्ट के बीच में। जब एग्जाम्पल लेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नो सूनर के बाद ना यहां पर हमको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। एज सुन एज में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नो सूनर में सूनर के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है एज पर द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वो हम लोग एग्जाम्पल के टाइम देखेंगे कैसे लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा है हार्डली वेन। हार्डली वेन का भी मतलब यही होता है कि मुश्किल से मैंने ऐसा किया ही था कि वैसा हो गया, है ना। तो इसका भी मतलब यही होता है जैसे ही। आई बात समझ में। यहां भी देखो हार्डली जो है इसका एच कैपिटल है, हार्डली सेंटेंस के पहले पार्ट के पहले आता है एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है हैड, उसके बाद क्या आता है हैड, हार्डली हैड, और दोनों सेंटेंस के बीच में आता है वेन। दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आता है वेन। उसी तरीके से होता है स्कार्सली वेन, जैसे हार्डली वेन वैसा ही स्कार्सली वेन। यहां पर आपको सिर्फ हार्डली के बदले स्कार्सली लगाना होता है और दोनों सेंटेंस के बीच में वेन लगाना होता है। तो ये कैसे यूज करना, इतना आपको थोड़ा बहुत समझा है। ओके, नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, उसमें ना तो एज सुन एज होगा, ना नो सूनर देन होगा, ना हार्डली वेन होगा, ना स्कार्सली वेन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम एक सेंटेंस लेंगे और उसको ये चारों में भी करके देखेंगे। पहले एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं, ओके। एग्जाम्पल 1, द थीफ saw the policeman and he ran away. The thief saw the policeman and he ran away. अब देखो, जब भी आपको इनमें से किसी एक को यूज करने की बात आएगी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस में कौन सी दो चीजें हुई है, सेंटेंस के दो पार्ट्स कौन से। तो देखो पहला पार्ट है द थीफ सॉ द पुलिसमैन, नंबर 1। दूसरा ही रैन अवे, नंबर 2। इसको दे दो आप नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। अब एज सुन एज जब हम यूज करते हैं तो मैंने क्या बताया, ये कहां लगता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो ये आ जाएगा यहां पे एज सून एज। उसके बाद आपको लिखना है पहला पार्ट, ठीक है, क्या, द थीफ सॉ द पुलिसमैन एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन, पहला पार्ट। और दोनों के बीच में देखो, जब हमने यहां एज सुन एज पूरा का पूरा एक साथ ले लिया, हमारे पास और कोई वर्ड नहीं रह गया, यहां हमको लगाना पड़ेगा एंड की जगह कॉमा। एंड की जगह क्या लगाएंगे आप, कॉमा। ही रैन अवे। देखो ओके, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि जो दिया गया सेंटेंस है, जब हम इसमें इनमें से कोई भी एक टॉपिक यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटना है। जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें के दोनों पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। हमने आइडेंटिफाई किया, यहां देखो दो बातें हुई, चोर ने पुलिस को देखा एक, दूसरा चोर भाग गया। चोर ने पुलिस को देखा और चोर भाग गया। पहले उसने पुलिस को देखा, फिर वो भागा, दो बातें हुई, ठीक है। अब देखो, जब हम एज सुन एज यूज करते हैं, मैंने आपको कहा
एज सुन एज जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है पूरा का पूरा एक साथ, हमने वो लिखा। उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट लिखा, द थीफ सॉ द पुलिसमैन। ठीक है, अब एज सुन एज तो हमने पूरा लिख लिया, अब हमारे पास और कुछ है नहीं, तो एंड जब हम निकालेंगे तो उसकी जगह लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद लिखेंगे हम सेकंड पार्ट, ही रैन अवे। अब देखो दिया गया जो सेंटेंस था उसका मतलब होता है चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। आंसर का मतलब होता है जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो ये पहला वाला आंसर आपको समझ में आया क्या? अब बताओ। ओके, हेलो, किसी को कोई डाउट है? ध्यान से मेरी बात सुनो आप लोग, देखो सर 100 के बदले सर 100 का सेकंड फॉर्म के बदले 100 का और नहीं वो आया क्या सर आंसर में 100? बेटा देखो, गुड क्वेश्चन, एक मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। हमने क्या देखा, जब हम टेंस, वॉइस, नरेशन देखते हैं उस समय हम वर्ब को इंपॉर्टेंस देते हैं। बाद में मैंने आपको क्या कहा, वर्ब को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जो टेंस में आपको सेंटेंस दिया है आपको उसी टेंस में उसको करना है। यहां 100 था, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हमने आंसर में भी 100 लिखा। हम उसको सी या सीन या सीइंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिया गया सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, आप इसको भी सिंपल पास्ट में ही रखो, तो आपको सेंटेंस का टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको सेंटेंस का वर्ब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस सर। ओके, अब हम इसको नो सूनर दैन में करेंगे। अब जब नो सूनर दैन में करेंगे तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहां लगता है, ठीक है, दैन कहां लगता है वो हम देखेंगे। देखो, जब आप इस सेंटेंस को नो सूनर दैन के साथ रीराइट करते हो, वापस से लिखते हो, नो सूनर आता है एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, नो सूनर सबसे स्टार्टिंग में, और फिर मैंने आपको बताया कि सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो लो, अगर नहीं है तो मेन वर्ब को देखो। अगर दिया गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो डू यूज करो, अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है तो डिड यूज करो, अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो अगर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में है तो डज यूज करो। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कब नहीं आएगा, जब दिया गया सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसमें मेन वर्ब या तो V1 में होगा या V5 में होगा। V1 में रहा तो डू यूज करो, V5 में रहा तो डज यूज करो, और अगर V2 में है तो डिड यूज करो। ये आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, अब यहां पर देखो, हाँ यहां पर देखो हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में है, सॉ, ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डिड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में, फर्स्ट में होता तो डू करते, फिफ्थ में होता तो डस करते। ठीक है, नो सूनर डिड, ये डिड आपने लिख दिया, उसके बाद ये सेंटेंस लिखो, द थीफ। अब जब आपने यहां पर डिड यूज कर लिया है तो आप इसके आगे सॉ नहीं लिखेंगे, ये सॉ का सी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे सी यूज किया। ठीक है, द पुलिसमैन, द पुलिसमैन, यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में यहां एंड है, यहां हम क्या लगाएंगे, दैन, और उसके बाद दूसरा पार्ट, ही रैन अवे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने जब यहां डिड लगाया तो यहां के सॉ को सी किया, पहले पार्ट का ही वर्ब चेंज होता है यहां डिड लगाने पर, डिड लगेगा तभी चेंज होगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब से चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिड लगाए इसलिए ये सॉ का सी हुआ। ठीक है,
मैंने आपसे कहा कि जब हम यहां डिड लगाते हैं, ठीक है, तो ये डिड फर्स्ट पार्ट में लगाया गया सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, इस वजह से डिड लगाने की वजह से ये 100 का सी हो गया, ठीक है। इस डिड का सेकेंड पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से सेकेंड पार्ट का जो रैन है वो रैन ही रहा। फर्स्ट पार्ट में हमने डिड लगाया इसलिए 100 का सी हुआ। सेकेंड पार्ट में देखो हमने कुछ डिड वगैरह लगाया गया सेकेंड पार्ट में नहीं, इस वजह से हमारा रैन का रैन ही रहेगा। वही मैं आपको समझा रहा था, समझ में आया? हाँ देखो एक बार वापस समझाता हूं। डिड हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया, सेकेंड पार्ट में नहीं लगाया, इस वजह से हमने फर्स्ट पार्ट के वर्ब को चेंज किया। अगर हम सेकंड में भी डिड लगाते तो फिर सेकंड को भी करते। अगर हमारा सेंटेंस ऐसे होता, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही डिड रन अवे, ऐसा होता, लेकिन हमने यहाँ डिड लगाया नहीं, यहाँ पे तो हमने वैसा का वैसा ही वर्ब लिया, इस वजह से वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आया? हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, इसमें ना हमको हार्डली और स्कार्सली के बाद हैड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हैड। तो हार्डली वेन और स्कार्सली वेन हम जनरली उन्हीं सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं जो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। कौन से टेंस में हो? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। इस वजह से हम लोग इस सेंटेंस को हार्डली वेन और स्कार्सली वेन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम लोग चारों सेंटेंसेस में कर पाएंगे, यानी चारों इसमें हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। राकेश had bought a new pen and put it in his pencil box. Rakesh had bought a new pen and put it in his pencil box. राकेश ने एक नया पेन खरीदा था और उसको उसने अपने पेंसिल बॉक्स यानी कंपास बॉक्स में रखा। यहां पर देखो सेंटेंस के दो पार्ट्स कौन से हैं, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। राकेश हैड बॉट अ न्यू पेन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा, पुट इट इन हिज पेंसिल बॉक्स, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, जब हम इसमें एज सुन एज लगाएंगे, जब हम इसमें एज सुन एज लगाएंगे तो सबसे पहला आंसर बनेगा, देखो स्टार्ट होंगी एज सुन एज से, एज सुन एज। उसके बाद हम लिखेंगे पहला पार्ट, क्या? राकेश हैड बॉट a new pen. As soon as Rakesh had bought a new pen, and की जगह कॉमा। अब अगर हम यहां पर डायरेक्ट पुट लिखते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमको यहां लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि राकेश ही है। ही पुट इट इन हिज pencil box. As soon as Rakesh had bought a new pen, comma, he put it in his pencil box. ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो जब हम इसको नो सूनर दैन करेंगे तो देखो आंसर स्टार्ट होगा नो सूनर से, नो सूनर। अब इसके बाद हमको लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। बताओ तो दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड, नो सूनर हैड। उसके बाद फर्स्ट पार्ट राकेश। अब देखो यहां पर राकेश के बाद हैड है, हैड हम ऑलरेडी यहां यूज कर चुके हैं
उसके बाद क्या है बॉट। अब आप बोलेंगे सर ये बॉट का बॉट ही रहेगा या BUI बाय हो जाएगा, क्योंकि बॉट बाय का थर्ड फॉर्म है, तो ये बॉट ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब आप बोलेंगे सर चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर हैड है। अगर आप ये हैड यहां से निकालते हो तो ही ये बाय होगा, वैसे नहीं, क्योंकि हैड के साथ कभी बाय नहीं आता, V1 कभी नहीं आता हैड के साथ, V3 ही आता है, इसलिए हमको इसको V3 ही रखना पड़ेगा। नो सूनर हैड राकेश बॉट अ न्यू पेन, ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में देन ही पुट इट इन हिज pencil box. No sooner had Rakesh bought a new pen than he put it in his pencil box. आई बात समझ में? ओके, अब ध्यान से इधर सुनो, हम लोग हार्डली और स्कार्सली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। हार्डली और स्कार्सली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। देखो ये कैसे होता है। पहले हार्डली, तो सबसे पहले हार्डली वेन में आ जाता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में हार्डली, ठीक है, और हार्डली के तुरंत बाद हमको लगाना पड़ता है हैड। हार्डली हैड, बाकी का सेंटेंस बिल्कुल नो सूनर की तरह होता है, ठीक है। राकेश बॉट अ न्यू पेन, दोनों के बीच में सेंटेंस के वेन he put it in his pencil box. Hardly had Rakesh bought a new pen when he put it in his pencil box. और जब हम इसको scarcely when करेंगे तो hardly की जगह बस scarcely लगाना है, बाकी का सेंटेंस as it is. Scarcely had Rakesh bought a new pen when he put it in his पेंसिल बॉक्स। तो इस तरीके से ये सेंटेंस ये चारों अलग अलग टॉपिक्स के अंडर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये आपको समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अगला एग्जाम्पल ये भी हम वैसा ही लेंगे जिसको हम चारों में कर पाए, ठीक है। चलो, the teacher had entered the class and, या फिर देखो हमने एंड के बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए, अभी हम लोग अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। सर मुझे कॉमन क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर हमारा अगर सर मतलब कल से पूरा ग्रामर होने के बाद आप पूरे टॉपिक पर सर रेस्ट लेने वाले हो क्या? देखो, द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास, फुल स्टॉप, द स्टूडेंट स्टार्टेड टू लाफ। क्लास में टीचर ने एंट्री किया, अब पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंट्री ली। दूसरी बात क्या हुई? बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। अब देखो, जब हमें इस सेंटेंस को एज सुन एज में करेंगे तो हमारा आंसर कैसा बनेगा बेटा? सबसे पहले एज सून एज, उसके बाद पहला पार्ट जो कि यहां से यहां तक है, क्या? द टीचर हैड एंटर्ड
द क्लास। ठीक है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा दोनों के बीच में। दूसरा पार्ट, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू लाफ। अब देखो, दिए गए सेंटेंस का मतलब क्या है? टीचर ने क्लास में एंट्री की थी, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। टीचर ने क्लास में एंट्री की थी, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। हमने जो एज सुन एज किया उसका मतलब क्या होता है? जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री की थी, बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब हम इस सेंटेंस को नो सूनर में करते हैं तो देखो, नो सूनर में करते समय सबसे पहले आता है नो सूनर। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। दिए गए सेंटेंस में बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वेरी गुड, हैड। नो सूनर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर। हैड हमने ऑलरेडी लिख दिया, डायरेक्ट लिखेंगे एंटर्ड द क्लास। दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा देन, और उसके बाद आगे का सेंटेंस द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू लाफ। आई बात समझ में? दोनों आंसर समझ में आए? ओके, अब जब हम इसका तीसरा आंसर करेंगे हार्डली वेन वाला, तो हार्डली लगेगा कहां पे? स्टार्टिंग में हार्डली, और हार्डली के तुरंत बाद लग जाएगा हैड, और बाकी का पूरा सेंटेंस नो सूनर देन जैसा। हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, देन की जगह वेन, और फिर सेकेंड पार्ट द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू लाफ। ठीक है, और जब हम इसका स्कार्सली वेन करेंगे तो हार्डली की जगह बस स्कार्सली लगाना है। स्कार्सली हैड द टीचर entered the class when the students started to laugh। आई बात समझ में सभी को? चारों आंसर समझ में आए? वेरी गुड, सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी बढ़िया, वेरी चंगा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क में मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगा। तीनों सेंटेंस ऐसे होंगे कि आप इन चारों में कर पाओगे। ठीक है, तो वो 3 सेंटेंसेस आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। ओके, चलो, ये होमवर्क रहेगा। नंबर 1, द शॉपकीपर had opened his shop and a beggar started to fight with him। शॉपकीपर ने दुकान खोली और भिखारी ने उससे लड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है भिखारी उसकी दुकान के सामने बैठा हुआ, कुछ बात हो गई, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। सेकंड, रितेश had collected
the money and gave it to his mother. रितेश ने पैसे जमा किए और अपनी मां को दे दिए. ठीक है, देखना यहां एंड के बाद आपको ही लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पर गिव के पहले आपको ही लगाना पड़ेगा आंसर में, ध्यान रखना. तीसरा, मोहन हैड परचेज्ड मतलब खरीदना, परचेस्ड वेजिटेबल्स full stop. The vendor asked him for money. मोहन ने सब्जियां खरीदी, सब्जी बेचने वाले ने उससे पैसे मांगे. ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए थे उन्हीं पर बेस्ड दिए हैं. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, ये आपको होमवर्क के लिए है. ओके, सो यहां पर हम लोग आज रुकते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉपिक्स. ठीक है, जिनके नाम थे रीराइट यूजिंग एज सुन एज, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन, रीराइट यूजिंग हार्डली वेन एंड रीराइट यूजिंग स्कार्सली वेन. इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा. और अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस पर. सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. Thank you.